हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबका तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हिंदी का पेपर भी आप सबका काफ़ी अच्छा गया है। अब आपका 27 तारीख को जो है वो आपका गणित का पेपर है, ठीक। और गणित के पेपर को देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें क्या है, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जितना भी आपकी किताब में मैथ का फार्मूला दिया हुआ है, सभी फार्मूले को प्रयास करूँगा कि एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दूँ, जितना भी चैप्टर है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो वीडियो रहेगा, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको निश्चित ही पेपर में फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। तो पहला हमारा चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में अगर हम लोग बात करें तो जो पहला हमारा फार्मूला दिया है वो दिया हुआ है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है इसमें देखें तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये हम लोग करते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में। इसके बाद इस चैप्टर का जो दूसरा फार्मूला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है कि मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा पहले चैप्टर में दो मेन फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं बहुपद में। दूसरे चैप्टर में क्या क्या दिया है उसके बारे में हम लोग चलते हैं बहुपद में, देखते हैं बहुपद में क्या क्या हमें दिया हुआ है। बहुपद के बारे में अगर हम लोग बात करें कि बहुपद कैसा है, तो यहां से देखें, हमें यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहां से अगर देखें तो px बराबर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो जाएगा, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0। और a b c जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें यहां से, अब अगर हम लोग बात करें बहुपद पे, तो बहुपद में दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध है। उसके लिए देखें तो अगर कोई द्विघात बहुपद जो हमें है, मान लीजिए यही आपको दे दिया कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको दे दिया द्विघात बहुपद। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसका शून्यक, अगर इसके शून्यक के ऊपर हम लोग बात करें तो शून्यक अगर इसका अल्फा और बीटा है, तो यहां से जो शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है उसमें देखें तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। पहला ये मतलब शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मतलब शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या हो जाता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। अब इसमें एक फार्मूला आपका और दिया हुआ है, बहुपद का ही है, उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दे देगा आपको और गुणनफल दे देगा, उसके बाद कहेगा द्विघात बहुपद बताइए। तो वहां से देखें तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे बनाते हैं, px बराबर क्या हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाता है द्विघात बहुपद, जब आपको मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो इससे हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, दो चर जिसमें x y है, ठीक, रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो,
युग्म का मतलब जोड़ा जिसमें दो हमें समीकरण दे दे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो समीकरण जो देगा उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पे a और b 0 नहीं है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसको हल करने की जो विधियां हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे होने के लिए तो इसकी ढेर सारी विधियां दी हैं, लेकिन यहाँ के लिए अगर हम लोग देखें जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में है 2024 के पेपर के लिए, तो उसमें आपको एक दिया हुआ है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक, अगर हम लोग देखें यहाँ से तो एक हो जाएगा आपका ग्राफीय विधि, दूसरे विधि का नाम आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा विधि जो आपने दिया है वो है विलोपन, विलोपन विधि। तो ग्राफी विधि जो है इस पे अभी हम चर्चा करते हैं, विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण एक से x या y का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। विलोपन विधि में अगर बात करें तो विलोपन विधि में क्या होता है कि जो हमें दो समीकरण दिए रहते हैं इनमें क्या करते हैं, x या y का किसी एक का गुणांक बराबर करके फिर उसके बाद जैसा कंडीशन रहेगा जोड़ने या घटाने पे करके हम लोग x y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्राफी विधि के बारे में। ग्राफी विधि के बारे में हम थोड़ा यहाँ विस्तृत से चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्राफी विधि। अब अगर हम लोग देखें ग्राफी विधि, जिसपे कि एक क्वेश्चन तो निश्चित ही रहता है कि इससे पूछेगा ही, और देखते हैं हम लोग। अब यहां से देखें तो ग्राफी विधि में बात करें तो समीकरण हमारा इस रूप में दिया रहेगा और ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं। ग्राफी का मतलब जो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे या चित्र बना रहे हैं उसके लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारा जो दोनों रेखा होगा इससे जो यहाँ पे बनेगा रेखा के समीकरण से, तो या तो हमारा इस प्रकार से बन सकता है या इस प्रकार से या इस प्रकार से, तीन प्रकार से। या तो इन दोनों से जो बनेगा वो क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। या फिर ये क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी, ठीक। या फिर ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर, कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो या तो फिर इस प्रकार से हो जाएंगी समांतर रेखाएं। अब इसके लिए कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। अब हम लोग बात करते हैं समपाती रेखा के लिए। तो समपाती रेखा के लिए क्या हो जाता है, a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें किसके लिए बात करें, तो यहां से अगर हम लोग बात करें समांतर रेखाओं के लिए तो a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहां से देखें तो ये जो रेखाएं हैं वो कितने बिंदु पे मिल रहा है, केवल एक जगह, एक जगह मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ये क्या है, देखो एक रेखा हमारा ये हो गया है और एक रेखा ये कई जगह पे मिल रहे हैं, ये कई जगह मिल रहे हैं, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, या इसी को बोलते हैं अनंत हल, और इसको बोलते हैं केवल एक हल। यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा है, जब कहीं पे नहीं मिल रहा है तो मतलब एक भी हल नहीं होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
ठीक। इस पे कभी कभी आपसे क्या होता है कि बहुविकल्पी में एक नंबर का डायरेक्ट ये कंडीशन दे देता है और पूछेगा कि ये किस रेखाओं के लिए होती है, या रेखा का नाम बता देगा, फिर बताएगा कि इसमें से कौन सी कंडीशन सत्य हो सकती है। जैसे आपको 4 विकल्प देगा और पूछ लेगा समपाती रेखाओं के लिए क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग ये बता देंगे। अब देखिए, जिसका हल है मतलब जो कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संगत हल। संगत हल, ये भी मिल रहा है, कई जगह मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत हल। संगत हल। यहां कहीं नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको लिख देंगे असंगत, असंगत हल। ठीक, मतलब कहने का ये है, जो आपस में जैसे हम लोग हैं, दोस्त यार मिलते हैं, तो हम लोग क्या है, संगी हैं। जैसे ये देखो मिल रहा है, दोनों रेखाएं क्या है, मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। यहाँ पे ये क्या है, ये भी आपस में मिल रहे हैं, तो ये भी संगत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है मतलब संगत नहीं है, तो क्या होगा, असंगत होगा। जो मिलेगा वो संगी होगा, संगी का मतलब संगत हो गया। यहाँ पे ये समझाने का तरीका है केवल, जैसे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं रेखाएं, तो ये क्या हो गए, संगत हो गए। संगत, जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं तो संगी एक प्रकार से हो गए, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, संगत हो गया। जो नहीं मिल रहा है वो संगी नहीं होगा, वो क्या है, यहाँ के लिए अगर रेखाओं के लिए बात करें तो वो क्या हो गया, असंगत हो गया। अब हमारा ये जो हुआ, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरी तरह से जो ये फार्मूला है ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के ऊपर। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी जो है वो क्या है, अचर राशियां हैं। अब यहां से अगर हम लोग बात करें कक्षा 10 के हिसाब से हम लोग बात करें, आपका एग्जाम 27 को है, उसको देखते हुए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करना है, इसलिए काफी चीजों को लिखा जा रहा है कि आपको वीडियो जो है वो बहुत बड़ा न मिले और आपका कम समय में अच्छा तैयारी हो जाए। इसके उद्देश्य से ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होता है, अगर यहाँ पे देखें तो एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें केवल एक्स स्क्वायर वाला पद हो, जिसमें केवल एक्स स्क्वायर वाला पद हो, एक्स वाला पद न हो, उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया ये चीज। मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का भी पद हो और एक्स का भी पद हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण में मिश्र द्विघात समीकरण हो जाता है, जिसमें दोनों पद हों। अब यहाँ पे मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने की भी कुछ विधियां हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पहले ज्यादा विधि कक्षा 10 में दिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2024 के लिए केवल मात्र 2 ही दिया हुआ है। कौन कौन सा है बताइए, आप लोग कमेंट करिए। अगर हम लोग बात करें पहले के लिए तो क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा। इसको देखिए बहुत जगह लिखा जाता है द्विघात सूत्र द्वारा, बहुत लोग सूत्र द्वारा भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य द्वारा। गुणनखंड द्वारा क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद में हम लोग गुणनखंड करते थे, उसी प्रकार से करके यहाँ पे बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर दिखाते हुए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि मतलब मूल ज्ञात करने की विधि भी बोल सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड करने का ये मेथड है। और गुणनखंड विधि आपका हो गया। द्विघात सूत्र द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं किससे, श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं, या श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक, अब यहां से बात करें तो यह सूत्र क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण यही हमेशा रहेगा। यहां से बात करें x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस कर्डी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। यही आपका हो गया सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य द्वारा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रख लीजिए। गलती क्या करते हैं बहुत लोग, इतना नहीं बस इसी के बटे कर देते हैं, ये पूरे के बटे है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और फार्मूला को सब नोट करते हुए चलिए कि आपके पास क्या हो, एक जगह सब लिखा रहेगा, जिससे क्या होगा कि आप मान लीजिए 27 को सुबह जा रहे हो पेपर देने, तो आप चाहोगे 10 मिनट में एक बार पुनः रिवीजन कर सकते हो, सभी फार्मूला एक बार देख सकते हो। कभी कभी बहुविकल्पी में आपके डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं विविधकर के बारे में। इतना आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्लाइड में यही है आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विविधकर के ऊपर। विविधकर क्या होता है देखते हैं उसको। विविधकर जो होता है वो हमारा, इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं विविधकर। अभी आपने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा था, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो इसमें जो ये करड़ी के अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधकर। अब देखते हैं विविधकर के बारे में, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देगा आपको सिंपल सा, दो घात समीकरण आपको बता ही दिए हैं कि हमें यहाँ पे जो भी फार्मूला है इसी के अंतर्गत रहेगा। ये आपका दो घात समीकरण के लिए है, तो ऐसा समीकरण देगा, विविधकर पूछेगा, आप लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकालोगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कोई समीकरण देके, कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए या मूलों का लक्षण बताइए। मूलों की प्रकृति या लक्षण पूछेगा तो उसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशन हमारे पास दिए हुए हैं। कौन कौन सा 3 है कि जब भी आपसे प्रकृति या लक्षण पूछे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, विविधकर का मान निकालोगे। जब विविधकर का आप मान निकालोगे तो वहां से आपको 3 कंडीशन मिलने का चांस है। क्या क्या मिल सकता, या तो डी का मान प्लस आएगा, या तो डी का मान प्लस आएगा, या डी का मान कितना आएगा, 0 आएगा, या डी का मान माइनस आएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो मतलब हम लोग सीधे से लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मतलब क्या है, काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। जब माइनस आएगा तब। अगर डी का मान 0 आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आपको क्वेश्चन भी करता है, कोई भी आपको समीकरण देगा, कहेगा मूल वास्तविक है तो पी का, के का, ये सब मान ज्ञात करने के लिए देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डी का मान अगर 0 आ गया, ठीक, अभी हम लोग मूलों के प्रकृति या लक्षण पे बात कर रहे हैं, तो डी का मान 0 आ गया तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक, तथा क्या हो जाएगा, समान, मतलब मूल बराबर हो जाएंगे। अब अगर डी का मान प्लस में आ गया, अगर डी का मान प्लस में आ गया तो वहां पे 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि जो डी का मान आएगा या तो वो पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा तथा भिन्न भिन्न होगा। मूल क्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल हमारा जो है वो वास्तविक होगा, ठीक, मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा तथा भिन्न भिन्न होगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं मूल वास्तविक है, अपरिमेय हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगा, भिन्न भिन्न तो रहेगा ही। ठीक, आई बात समझ में यहां तक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर समांतर श्रेणी के ऊपर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के ऊपर। तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि अगर देखें ऐसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, समांतर, सम अंतर जो आ रहा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा कि समान अंतर हो। जो हमारा समांतर श्रेणी होगा वो इस प्रकार का होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का ये आ गया। अब यहां से बात आता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग a1 लिख सकते हैं, प्रथम पद। ये हमारा क्या होता है, a2 होता है द्वितीय पद। ये हो गया तृतीय पद। ठीक, इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे a4। इसको हम लोग चाहे तो t1 से भी लिखते हैं, t2 से भी लिख दें, t3 से भी लिख दें, t4 से भी लिख दें। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें जो आता है सबसे जरूरी चीज है, वो एक शब्द यहाँ पे आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। डी बराबर क्या होता है,
मतलब कोई पद यहाँ पे ले लें, उससे पहले वाले पद को हम लोग घटा दें। यहाँ जैसे T2 माइनस T1, ये हो गया हमारा सर्वांतर, ये D। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के लिए प्रतिबंध। समांतर श्रेणी के लिए प्रतिबंध मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई श्रेणी जो दिया है वो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर यहाँ से हम लोग ये कंडीशन लगाए और दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर आ गया तो मतलब दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी होगा। ठीक, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यनवा पद के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के यनवा पद के बारे में। तो यहाँ से यनवा पद के लिए देखें तो हम लोग इसको an बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार से an के जगह पे हम लोग चाहें तो tn बराबर भी लिख सकते हैं, और बहुत लोग इसको यल भी लिखते हैं और लिखा भी जाता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1d। यल क्या होता है? यल होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद। इसी पर एक फार्मूला और होता है, क्या होता है उसको देख। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें पूछ लेता है कि अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद बताइए, अंत से आरवां पद। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि अंत से आरवां पद क्या होता है, तो हम लोग देखें अंत से आरवां पद बराबर हो जाता है यल माइनस आर माइनस 1d। ये हो जाएगा आपका अंत से आरवां पद। अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के ऊपर। तो n पदों का योगफल का दो फार्मूला दिया हुआ है। पहला फार्मूला क्या है? Sn बराबर n अपान 2 a प्लस l, ऐसे लिख दें या इसी प्रकार से लिख दें। ठीक, और दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n अपान 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d। ये चीज हो गया। ठीक, तो ये दो फार्मूला आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर त्रिभुज जो है। त्रिभुज में क्या है, आपको प्रमेय दिया है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हम अब चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि इसमें बात हुआ है केवल फार्मूले के बारे में, तो फार्मूला आपको बता देंगे। अगर समय मिलता है तो आपका प्रमेय भी सब करा दिया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। अब अगर यहाँ पे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करें तो यहाँ से देख लें तो सबसे जरूरी क्या है निर्देशांक ज्यामिति में, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो ये हो जाता है 0,0। ठीक, और कोई अगर पॉइंट यक्स अक्ष पे है तो इसका निर्देशांक जो होता है वो x,0 होता है, y अक्ष पे होता है तो 0,y होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज जो आता है दूरी सूत्र। मान लीजिए ये कोई बिंदु A हो गया और ये कोई बिंदु हो गया B। इसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो जो A से B तक की दूरी होगी वो होगी करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विभाजन सूत्र के बारे में, तो विभाजन सूत्र के लिए देखें तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा रेखा है। यहाँ से A का निर्देशांक जो दिया है x1, y1 है तथा B का निर्देशांक x2, y2 है। और एक बिंदु P है जो कि AB को m अनुपात m में विभाजित करती है। तो P का जो निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक वो हो जाएगा P का निर्देशांक बराबर m1 x2, m1 के साथ कौन है x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग x के लिए लिखे हैं वैसे ही किसके लिए लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक, y1, और यहाँ पे हमारा m1 प्लस m2। मध्य बिंदु जो है वो क्या होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 अपान में 2। जैसे कोई बिंदु ये हमारा A हो गया,
ये हमारा कोई बिंदु बी हो गया। अगर इसके मध्य बिंदु पी का निर्देशांक बताना रहे तो यही हो जाएगा, अगर इसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है तो। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसी से रिलेटेड आपका अगला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसी का पूरा यूज है। तो इस चैप्टर को काफी अच्छे से आप लोग देखिएगा। इसमें पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो यहां से हम लोग देखें तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे भी त्रिकोणमिति जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कक्षा 10 के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कर्ण तो सबको पता है कि ये 90 अंश है, इसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन सबसे दिक्कत आता है लंब और आधार में। तो इसको ध्यान से देख के आप लोग तभी क्वेश्चन करिए। अगर यहाँ पे कोण ए के बारे में बात हो, इस कोण के बारे में बात हो, तो हमारा जो लंब होगा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। लेकिन अगर इस कोण सी के बारे में बात हो तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो मतलब जिस कोण के बारे में बात हो उसकी सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और उससे जो भुजा चलेगा वो हमारा क्या रहेगा, आधार रहेगा। कर्ण हमें पता ही है कि कर्ण क्या होता है। अब इसके बाद देखें तो इसमें आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब यहाँ पे बात करें तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको याद करने का जो टेक्निक है वो क्या है, लाल बटे में कक्का। अब यहां से देखें तो ये हो गया, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन थीटा का। मतलब साइन थीटा बराबर यल बटे के। यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। ठीक। अब उसके बाद ये दूसरे को अगर हम लोग ले लें तो दूसरा किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा, ए बटे के। ए बटे के का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब आ गया तीसरा जो बचा, तीसरा में हमें क्या दिया हुआ है, यल बटे ए। यल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। और दूसरा चीज हमें पता ये है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का लंब बटे कर्ण था तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। सेक का कितना हो जाएगा, सेक का हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहां से लिख देंगे कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद आ गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो ये यहां आपका फार्मूला हो गया। आगे हम लोग कुछ और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर बात कर लेते हैं। अभी अभी जैसे हम बताए हैं आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो उस पे अगर हम लोग व्युत्क्रम वाले में बात करें तो साइन के लिए देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान कोसेक थीटा। 1 अपान कोसेक थीटा। फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान सेक, क्योंकि सेक का उल्टा होता है तो 1 अपान सेक लिख देंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान कॉट थीटा। और यहां से अगर कोसेक के बारे में बात करें, कोसेक थीटा, तो साइन का कितना हो गया 1 अपान कोसेक, तो कोसेक का कितना हो जाएगा 1 अपान साइन। तो इसके जगह पे हम लोग लिख दें 1 अपान साइन थीटा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो इसी प्रकार से सेक का कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। और कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। ये आपका हो गया। इसमें क्या है, ये तो आपका हो गया। इसमें एक चीज और है कि जो टेन होता है और कॉट होता है इसका एक फार्मूला और होता है। क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट का क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये आप लोग इतना नोट कर लीजिए फार्मूला।
देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जैसे लाल बटे कक्का से ये तीनों याद किए थे, इसको हम लोग चाहें तो इन तीनों के लिए हम लोग क्या करें, कक्का बटे लाल कर सकते हैं, कक्का बटे लाल। ठीक, यहां से देखो पहले के लिए के बटे ए कड़ बटे लंब हो गया, दूसरे के लिए देखें तो कड़ बटे आधार हो गया, तीसरे के लिए आधार बटे लंब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिक के द्वारा याद भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमें करना है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के फार्मूला को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान देख लेते हैं। तो साइन 0 का मान जो होता है, निकालने का तरीका तो आपको सब बता ही दिया गया है, यहाँ पे एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो साइन 0 का मान अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब कॉस के लिए क्या करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये आ जाए कड़ी में 3/2, फिर कितना हो जाएगा 1/कड़ी में 2, फिर कितना हो जाएगा 1/2, और फिर ये कितना हो जाएगा 0। अब 10 के लिए अभी हम फार्मूला भी बताए हैं, 10 बराबर साइन बटे कॉस, मतलब हम लोग इतना बटे इतना करेंगे तो 0 बटे जब 1 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक बात को, 0 बटे कुछ है मतलब कोई संख्यात्मक मान यहाँ पे 1 है या 2 है 3 है तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन 1/0 है तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहां से ये आ गया, इसका अगर हम लोग देखें 1/2, फिर पूरे के बटे कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/कड़ी में 3, ये पूरे से पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/0 आ गया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग कोसेक का बात करें तो साइन का उल्टा हो जाएगा, ये क्या लिखा है 0, नीचे 1 होगा, इसको अगर हम लोग इसका उल्टा करें तो कितना हो जाएगा 1/0, मतलब ये कितना हो जाएगा, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट। ठीक, इसका उल्टा करें तो ये 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करें तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/कड़ी में 3। ठीक, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2/कड़ी में 3, ये कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही। अब इसी प्रकार से सेक के बारे में बात करें तो ये 1 है, नीचे भी 1 होगा तो ये 1 हो गया, चाहे तो ऐसे लिख लो चाहे तो इधर से लिख लो, पहले इसको लिखे जैसे कास वाला लिखे थे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/कड़ी में 3, फिर ये कितना हो गया, कड़ी में 2, फिर यहाँ से 2, फिर ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब 10 के बारे में बात, कॉट के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ से चाहे उल्टा करके लिख दें और चाहे तो फिर इधर से लिख दें कि इनफाइनाइट हो गया, फिर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/कड़ी में 3 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा त्रिकोणमिति में जो कक्षा 10 में मान दिया है उसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक चीज और आपका इसमें दिया हुआ है, वो है त्रिकोणमिति सर्वसमिका, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। ठीक, तो यहां पे हमें जो सर्वसमिका दिया है, इंपॉर्टेंट सर्वसमिका, वो 3 है। 3 से हम लोग और अपने से निकाल सकते हैं, वो 3 कौन सा है उसको देख लेते हैं। यहां से पहला जो दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया। और दूसरा जो आपको दिया हुआ है इसी की सहायता से निकालेंगे, इससे भी हम लोग 2 निकाल सकते हैं, मतलब साइन को रोक के कास को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक बार साइन से भाग दे दें, साइन से, जब साइन से यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कास अपन साइन, मतलब कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 अपान साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरा ये हो गया, इसकी सहायता से भी हम लोग 2 निकाल सकते हैं। अब और बात करें तो यही हमारा है मेन, इसमें हम लोग अब कास से भाग दे दें तो साइन अपान क्या होगा, कॉस होगा, तो कितना हो जाएगा, इसके जगह पे अगर हम लोग साइन अपान कॉस के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 3 सर्वसमीका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है। इसको आप लोग क्या करिए, पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे को अच्छे से, या फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, इतना नोट करने के बाद हम लोग अब देखते हैं अगला चैप्टर जो है वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई दूरी बोलते हैं। उसमें हमारा कोई फार्मूला नहीं दिया है, उसमें मात्र 2 कोण के बारे में बताया है, एक उन्नयन कोण एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, कभी भी हम लोग नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे ऐसे हैं, अगर हम छत को देख रहे हैं तो ये उन्नयन कोण होगा। और छत से कोई नीचे देख रहा है, छत से अगर कोई नीचे देख रहा है तो वहां पे जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। मतलब सीधे सी बात, एक कोण को आप समझ लो उन्नयन कोण के बारे में। हम लोग कहां देखेंगे, ऊपर। ऊपर कौन होता है, भगवान। भगवान को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, उन्नति होगा। क्या होगा, उन्नति होगा। उन्नत होगा मतलब हम लोग कौन सा वहां पे कोण बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं। आई बात समझ में। मतलब ऊपर कौन है, भगवान। और हम लोग जब ऊपर देखेंगे भगवान को, मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का उन्नति होगा। उन्नति होगा मतलब किससे रिलेटेड है, उन्नयन कोण से। तो मतलब अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो वहां पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आई बात समझ में। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, अगला चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा, वृत्त है। वृत्त में प्रमेय दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सूत्र है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग वृत्त की परिधि के बारे में बात करें तो ये होता है 2 पाई आर। अब यहां पे क्या है कि 1 मिनट में बना कोण, तो कितने अंश का कोण बनता है, 6 अंश का। कैसे बनता है, तो यहां से देखें कि अगर ये कोई घड़ी हो गया, घड़ी के जो मिनट का सुई है, अगर एक बार पूरा ये राउंड घूमता है तो यहां से ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60 मिनट में अगर हम लोग बात करें तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, अगर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें तो यहां से कितना हो जाएगा, 360 अंश बटे में 60। जीरो जीरो कट गया, 6 एक का 6 4 36। मतलब 1 मिनट में जो कोण बना है वो कितना बन गया है, 6 अंश का बन गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 मिनट में कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 6 अंश का बनता है। इस पे आपको क्वेश्चन कहेगा कि एक घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो 5 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से 6 में गुणा कर देंगे, तो वहां पे थीटा का मान 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब यहां पे बात करें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या हो जाती है, इस प्रकार से हमारा रहेगा। ये हमारा हो गया चाप की लंबाई। ये इसको हम लोग लघु चाप की लंबाई बोल देते हैं, दीर्घ चाप की लंबाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई थीटा बटे 360, जो केंद्र पर कोण बनेगा थीटा वो है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चाप अगर हम लोग बात करें तो ये परिधि पर है, तो यहाँ पे हम लोग परिधि को लगा देते हैं, मतलब थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इसी को हम लोग क्या करें, चाहे तो 2 से इसको कैंसिल कर दें, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई आर थीटा बटे 180 अंश। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपसे जब पूछे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए तो आपको लघु ही बताना है, जब तक दीर्घ का नाम न ले। तो यहां से हम लोग देखें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पहले त्रिज्य खंड को समझ लेते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। जैसे हम लोग देखें, अगर बात करें तो पिज्जा होता है, जो यहाँ पे पिज्जा को देखें तो इसी प्रकार से निकला रहता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्य खंड हो जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दो प्रकार के यहाँ पे अगर बात करें तो त्रिज्य खंड होता है, ये एक छोटा वाला हो गया, इसके ऊपर एक और आपको त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा है, और बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे यहाँ पे। तो लघु का ये फार्मूला हो गया। दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर आपको फार्मूला निकालना है क्षेत्रफल का,
दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग लघु वाले को क्या करें, घटा दें। लघु वाले को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब यहां पे देखें तो ये देखो दिया है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग बात करें इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखना चाहे इस लाइन को, तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब आता है हमारा वृत्तखंड। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं वृत्तखंड के बारे में। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो वृत्तखंड के बारे में, ये हमारा वृत्त हो गया। अगर वृत्त को हम लोग इस प्रकार से काट दें, वृत्त को इस प्रकार से काट दें तो यहां से जो भाग निकल के आता है ये हमारा कहा जाता है वृत्तखंड। ये छोटा है तो छोटे को हमें पता है कि हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड हो जाएगा, वृत्तखंड, और ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके लिए, तो ये केंद्र हो गया O, यहां से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे करें। तो अगर अभी देखें तो ये पूरे, अगर इस चीज को हम भूल जाए, इस चीज को भूल जाए, तो ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। ठीक, अब यहां से अगर लाइन हम लोग मिला दें इसको तो ये हो गया वृत्तखंड। तो हम लोग क्या करें, पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज को हम लोग घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से वृत्तखंड। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा यहां से। ठीक, आई बात समझ में यहां तक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब दीर्घ का मतलब ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़े वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि पूरे को हम लोग निकाल लें, मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें से ये लघु वाले को हम लोग घटा दें। तो यहां से देखें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर मैथमेटिक्स के रूप में बात करें तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पे लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक का जो फार्मूला दिया हुआ है वो समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर पे, उस पे जितना सूत्र दिया है उसको हम लोग देखते हैं। देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जितना सूत्र दिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको जो है इस समय 6 चीज पढ़ना है। पहला घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, जिसमें से 4 का फार्मूला हम लिखे हैं, अभी 2 का और लिख के आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आता है घनाभ। घनाभ का ये हमारे सामने चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसको। ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2l + b × h। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे घर बन गया है, उसका जमीन और ऊपर छत नहीं बना हुआ है, मतलब ऊपर और नीचे से अभी खुला हुआ है, ये हो जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाता है कि चारों दीवार भी बना है, छत भी बना है और जमीन भी बना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का वो कितना होता है, 2lb + bh और प्लस कितना हो जाता है, hL हो जाता है। आयतन के बारे में, अगर घनाभ के आयतन के बारे में देखा जाए तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L × b × h, और इसमें आता है विकर्ण की लंबाई। इस पे आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक, और इस पे ही क्वेश्चन
गलती करते हैं बच्चे। इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोई घर है, उसमें सबसे बड़ी लंबाई का हम लोग छड़ कैसे रख सकते हैं, घर का आपको माप दिया रहेगा। तो बिकड़ की जो लंबाई हो जाती है वो कितना हो जाएगा, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम लोग घन के बारे में बात करें तो घन हमारा क्या हो जाता है, घन का चित्र यहाँ पे दिया है। घन भी एक घनाभ का ही रूप है। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है वो बराबर होता है। घन का अगर हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो इसमें कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर हो जाता है, जहां पे a जो है वो क्या है, भुजा है। कभी कभी भुजा को कोर के नाम से भी दे देता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, यहां से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना हो जाता है, 6a स्क्वायर हो जाता है। और घन का आयतन जो है वो कितना हो जाता है, a क्यूब, मतलब भुजा के घाते 3 हो जाता है। और इसके बिकड़ की लंबाई कितना हो जाता है, a करड़ी में 3 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है वही चीज है, एल बी एच की जगह पे a रख देंगे तो हमें घन के बारे में पता हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन हमारा जो है, बेलन का चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका क्या है, त्रिज्या है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसको कभी कभी क्या होता है कि एच प्लस आर भी आगे पीछे कर दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आयतन के बारे में अगर बात करें तो आयतन जो होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग बात कर लेते हैं शंकु के बारे में। तो शंकु का चित्र ऐसे होता है, जैसे आप लोग बर्थडे का जो टोपी लगाते हो हैप्पी बर्थडे वाला, वही वाला यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो शंकु का वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पे जो हमें दिया रहता है ये हो जाता है यल होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, यच हमारा ऊंचाई हो गया, ये वाला जो ऊंचाई है शंकु का, और ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर, आर प्लस यल। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर, यल प्लस आर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आयतन के बारे में बात करें तो जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे एक चीज होता है तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध के बारे में बात करें तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से ही आ जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ा शंकु को हम लोग इस प्रकार से देखें तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये चीज हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोला और अर्धगोला के बारे में बात कर लेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका भी सारा जो फार्मूला दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। चलिए देख लेते हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। अगर गोला के बारे में हम लोग बात करें तो गोला का ये चित्र है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आयतन जो होता है गोले का वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको ध्यान से आप लोग याद रखे रहिएगा। अर्धगोले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अर्धगोले में जो है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से आयतन के बारे में अगर देखें तो आयतन कितना हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये जो है हमारा अर्धगोले का क्या है, चित्र है और ये गोले का चित्र है। यहाँ पे ये चीज जो हमें दिया है ये क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा यहाँ से हो गया और संपूर्ण पृष्ठी में क्या हो गया, जो ये आधार का क्षेत्रफल बनेगा उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पहले हमारा क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर था, इसमें आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात समझ में इतना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सांख्यिकी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सांख्यिकी पर। तो सांख्यिकी में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे मेन 3 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है माध्य,
माध्य को आपको समांतर माध्य के नाम से भी दे सकता है, औसत माध्य के नाम से भी दे सकता है। फिर दूसरा चीज हमें माध्यक पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, और तीसरा जो है वो बहुलक हमें पढ़ना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो माध्य निकालने का 3 मेथड है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये x बार जो है इसी से हम लोग माध्य को दर्शाते हैं। तो माध्य हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया प्रत्यक्ष विधि का। कल्पित माध्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कल्पित माध्य के लिए जो फार्मूला होता है x बार बराबर क्या हो जाता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। उसके बाद जहां पे अगर हम लोग देखें तो a जो है वो हमारा क्या है, कल्पित माध्य है, और d जो है वो क्या है, यक्स आई माइनस ए हो जाएगा, यक्स आई माइनस ए। पग विचलन विधि के बारे में बात करें तो यक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इंटू क्या हो जाएगा, h। पग विचलन विधि में क्या हो जाएगा, यक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इंटू एच, जहां u बराबर कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपान एच, और एच जो है वो क्या है, वर्ग माप है। अब यहाँ पे हम लोग बहुलक और माध्यक के बारे में देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब सांख्यिकी में हम लोग देख लेते हैं माध्यक और माध्यिका के बारे में। तो जो माध्यक, देखिए आपको सबसे जरूरी बात क्या ध्यान देना है, पेपर में आपसे पूछेगा माध्यक, ठीक, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। माध्य और माध्यक में बस थोड़ा सा ही अंतर है, माध्य और माध्यक में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क बढ़ जा रहा है, तो माध्यक आपसे पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा, और माध्य पूछेगा तो जो पिछला लगाए थे वो लगाओगे। तो माध्य का फार्मूला या माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाता है, स्मॉल एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ होल अपान कितना हो जाएगा, एफ इंटू एच, जहां पे यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब उसमें कितना प्रेक्षण हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या है, माध्यक वर्ग जो होगा उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होगी, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। और F जो है वो माध्यक वर्ग की क्या है, बारंबारता। F जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या है, वो वर्ग माप है कि वर्ग में कितना अंतराल है, वही चीज हमारा H का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक कितना हो जाएगा, स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, मतलब बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 होल अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H में। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी, और यहाँ पे L जो था वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। अब यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग जो होगा उसकी बारंबारता होगी। F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H आपको ऑलरेडी पता हो गया है कि H जो होता है वो क्या होता है, वर्ग माप होता है, मतलब जो आपको अंतराल दिया रहेगा उसी के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं H। अब आपका ये सांख्यिकी चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। अब प्रायिकता में मात्र 1-2 फार्मूला आपको दिया है, उसको बता देते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा ये चैप्टर का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ फायदा समझ में आ रहा हो कि आपका रिवीजन जो है, आपको रिवीजन करने में काफी मदद करेगा ये फार्मूला, आपको सभी फार्मूला एक जगह पे मिल गए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, तथा अपने दोस्तों के पास भी भेज दो, जिससे उन लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं किसको, प्रायिकता चैप्टर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों प्रायिकता के बारे में, जो कि आपका क्या है, लास्ट चैप्टर है। इतना देर से आप लोग बने थे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब 2 फार्मूला इसमें दिया हुआ है। इसमें पहला फार्मूला दिया हुआ है, प्रायिकता जो है वो आपका क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रायिकता जो आप निकालोगे वो किस फार्मूले से निकालोगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम।
और एक फार्मूला होता है आपका पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका योगफल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 1, मतलब पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पीई क्या है, किसी भी जो सम आपको दिया हुआ है उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई डैश घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो फार्मूला का एक शानदार क्लास रहा, वो काफी हद तक प्रयास किया गया कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण तो है ही, और आपका जो है रिवीजन के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। और प्रयास किया गया था कि इस सेशन को काफी अच्छा बनाया जाए। आप लोग से भी सहायता की उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करके जरूर बताएं। बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है प्रायिकता चैप्टर में कि सर ताश के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा मतलब कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो क्या किया जाएगा, ताश का वीडियो आपके लिए एक बनाया जाएगा जो कि लगभग 5 से 7 मिनट रहेगा। उसमें आपको ताश के बारे में पूरा समझा दिया जाएगा। ताश, उसके बाद आपको कभी भी ताश के बारे में सीखने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे क्या कहा जा रहा है। तो बस आप लोग क्या करिए कि अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ठीक, आपको ताश का वीडियो भी जल्द ही इस चैनल पे मिल जाएगा, और आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इतना। और अब 27 तारीख को आप लोग क्या है कि मैथ का एग्जाम बिना डर के जाइए। आपको डरना नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाएगा। आप लोग मां सरस्वती का नाम लेके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मैं भी मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों का एग्जाम जो है काफी अच्छा जाए और ढेर सारा उन लोगों को नंबर मिले, और पेपर में वही प्रश्न आए जो उन लोगों को बहुत ही अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, आप सब जाइए, आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जाइए, एग्जाम को बहुत ही अच्छे से देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सबका धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए।